अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अब अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि सेल्स रिपोर्ट वगैरह हमारे पास किस तरीके से चलती है, और हमने देखा था कि ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स के टेबल्स किस तरीके से काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि ईआरपी के अंदर जितनी भी पैसों की लेन देन होती है वो किस तरीके से मैनेज होती है। तो मैं चला जाता हूँ और मैं एक सेल इनवॉइस क्रिएट करूँगा, और दूसरी तरफ मैं रिपोर्ट से चला गया और मैंने अकाउंट लेजर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक कस्टमर सेलेक्ट किया, एके इंटरप्राइजेस सेलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी में मैंने 200 डाल दिया। इसी तरह मैंने इसमें फॉर एग्जांपल 100 डाल दिया। अच्छा, 0, इसमें मैंने 100 डाल दिया। एडिशनल सेल्स टैक्स मैंने डाल दिया, और दूसरी तरफ मैंने एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स 2 डाल दिया। एडिशनल सेल्स टैक्स हम यहाँ पे 17 डाल देते हैं। तो ये हमने एक बेसिक सी सेल इनवॉइस क्रिएट की एके इंटरप्राइजेस पर, और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब हम एक इंटरप्राइजेस का लेजर निकाल के देखते हैं कि इसमें हमें क्या नज़र आता है। तो मैं अकाउंट लेजर पे चला जाता हूँ। आज की डेट में सेलेक्ट की फ्रॉम टू दोनों में, और अकाउंट कस्टमर में मैंने एक ही इंटरप्राइजेस सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे हम लेजर प्रिंट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा। रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा है कि इस ऑर्डर की पोस्टिंग ऑटोमेटिकली हुई नहीं है। पोस्टिंग बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सेल्स रिपोर्ट वगैरह में जितना भी कुछ नज़र आता है वो ऑर्डर्स के टेबल से नज़र आता है। लेकिन लेजर में कभी ऑर्डर्स या ऑर्डर्स प्रोडक्ट से कुछ भी नज़र नहीं आता। लेजर में हमेशा जो डाटा दिखता है वो हमें अकाउंट्स ट्रांजैक्शन से दिखता है। तो पोस्टिंग से क्या होता है, जब भी किसी भी दूसरी इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक प्रोसीजर चलता है जो इस ऑर्डर को उठा के इसके अगेंस्ट में अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में एंट्री क्रिएट कर देता है, ताकि हमें सेल इनवॉइस लेजर में नज़र आनी शुरू हो जाए। बेसिकली सेल इनवॉइस नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि सेल इनवॉइस के अगेंस्ट में एक एंट्री क्रिएट हुई भी होती है जो नज़र आ रही होती है। तो पोस्टिंग अभी हमारे पास चल नहीं रही। ये हम कंफर्म कैसे करेंगे, मैं इधर चला जाता हूँ इस सेल इनवॉइस पे, और मैंने इसके डिलीट के बटन को इंस्पेक्ट किया तो मुझे इससे इसकी ऑर्डर आईडी मिल जाएगी। सर्च करते हैं तो ये मुझे इसकी ऑर्डर आईडी मिल गई। यहाँ पे मैंने CL_A1 सेलेक्ट किया, और इस ऑर्डर को मैं ऑर्डर्स में सेलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा ऑर्डर बिल्कुल सही है, एक ही इंटरप्राइजेस का ही ऑर्डर हमने क्रिएट किया था। लेकिन अगर मैं इसकी जगह जाके अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में देखूँ, मैंने कहा कि अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में इस ऑर्डर के अगेंस्ट के रिकॉर्ड्स दिखा दो। तो इसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं आ रहे। तो अब मुझे इसे पोस्ट करना होगा। पोस्ट करने का तरीका ये होता है कि मैंने इसे इंसर्ट किया, अकाउंट्स पोस्टिंग टू अपडेट। पहले कॉलम के पहली वैल्यू में के अंदर हमने ऑर्डर आईडी पास कर दी, सेकंड में हम करंट डेट और टाइम पास करेंगे। ये अब रेडी हो गया। पोस्ट करने के लिए हमें एक प्रोसीजर चलाना होगा, INV पोस्टिंग अपडेट। और इस प्रोसीजर से हमारी पोस्टिंग परफॉर्म होगी। आमतौर पे जो पोस्टिंग के इश्यूज होते हैं वो भी इसी प्रोसीजर को चलाने से हल हो जाते हैं। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। अब अगर मैं इसके अगेंस्ट में जाके देखूंगा तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं। और अब मैं अगर जाके लेजर में देखूं, मैंने इसी लेजर को वापस निकाला, तो यहाँ पे हमारे पास ये SIDC आ गई, और इसकी अमाउंट 3,288 थी। यहाँ पे देखिए 3,288 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ये बेसिकली कह रहे हैं कि चूंकि हमारा एसेट है तो हमने इसमें डेबिट करके इसे इंक्रीज़ कर दिया कि अब कस्टमर को हमें ज़्यादा पैसे देने हैं। हमने लिख दिया कि 3,288 रुपये का इसने माल परचेज़ किया है, ये पैसे उसने हमें देने हैं। लेकिन ये वैल्यू अगर हम देखें तो एक क्रेडिट में है। इसका मतलब कि इसने हमें 2 लाख रुपए एडवांस दिए हुए हैं, और वो रकम हमने कस्टमर को देनी है। यानी वो हमसे पहले ही एडवांस पैसे दे चुका है, उसका माल अगर लेगा तो फिर उसके पैसे नहीं देगा। और ये जो रकम है ये भी इसके एडवांस में एडजस्ट हो गई है, जो हमारा पहले क्रेडिट था ये अब कम हो गया है। अच्छा, ये तो एक एंट्री आ गई, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और भी एंट्रीज क्रिएट होती हैं। अगर मैं इस पेज को रिलोड करके बगैर अकाउंट कस्टमर सेलेक्ट किए निकाल लूँ, मैं दोनों तरफ आज की डेट सेलेक्ट करता हूँ, मैंने अकाउंट कस्टमर सेलेक्ट किए बगैर पूरा लेजर निकाल लिया।
आज की डेट का ये निकल आया। अब मैं यहाँ पे जो हमारी ऑर्डर आईडी थी ये सर्च करता हूँ। तो पहले तो यहाँ पे देखिए कि इसने 48 रुपीज़ क्रेडिट किए एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स पे। अगर मैं इसे एडिट करता हूँ तो हमारे पास 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स में जा रहे थे, ये इसने यहाँ पे क्रेडिट किया है। और आगे अगर देखें तो इसने कुछ रकम हमारे पास AK एंटरप्राइजेज में डेबिट किया जो हमने पहले भी देखी थी। फिर अगर हम और आगे आएँ तो इसने सेल्स के अंदर दो वैल्यूज़ क्रेडिट किए हैं। दो वैल्यूज़ इसलिए कि इसने दोनों ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स को अलग अलग क्रेडिट किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों की अमाउंट वैसे तो हमारे पास 1416 रुपये बन रही है, लेकिन ये जो सेल्स टैक्स है ये इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। सेल्स टैक्स पे अलावा इसने हिसाब लगाया कि दोनों की अमाउंट 1200 बन रही है, तो ये दोनों इसने यहाँ पे क्रेडिट किए हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसने एडिशनल सेल्स टैक्स क्रेडिट किया है। ये हमारी ये रकम है 408 रुपये, ये जो रकम है ये हमारा एडिशनल सेल्स टैक्स है। और आगे बढ़ते हैं तो सेल्स टैक्स में इसने 400 दोनों सिलेक्ट हुए हैं, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो 432 ही बनेंगे। और फाइनली हमने पहले ही देख लिया था एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स में 48 रुपीज़ क्रेडिट किए हैं। तो जब भी हम कोई इन्वाइस बनाते हैं तो इस तरह ब्रेक होके मल्टीपल जगहों पे गिरती है। कुछ हिस्से उसके डेबिट में गिरते हैं, कुछ हिस्से क्रेडिट में गिरते हैं और अलग अलग चार्ट ऑफ अकाउंट्स में गिरते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट भी अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं तो रॉस तो यहाँ पे भी 6 ही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि डेबिट क्रेडिट किस किस अकाउंट में गिर रहा है? तो ये हमें पता चलता है लाइन अकाउंट कस्टमर आईडी के कॉलम से। ये वो कॉलम होता है जो कि बता रहा होता है कि ये जो डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है हो किस जगह पे रहा है। तो इससे ज्वाइन करना होगा, मैंने ज्वाइन लगा दिया। लेफ्ट ज्वाइन GM_ACC_W क्लाइंट, ये हमारे पास व्यू का नाम है, GM_ACC विद क्लाइंट। और ज्वाइन मैंने किया कि लाइन अकाउंट कस्टमर आईडी अकाउंट्स ट्रांजैक्शन की C.अकाउंट कस्टमर आईडी के इक्वल हो। और यहाँ पे मैंने कह दिया है कि मुझे पहले तो इसका टाइटल दिखाओ कि क्या चीज़ है, फिर मुझे डेबिट दिखाओ और फिर मुझे क्रेडिट दिखाओ। एग्जीक्यूट करने तब एग्जैक्ट वही रिजल्ट नज़र आ रहा है कि AK एंटरप्राइजेज में इतनी अमाउंट गई, सेल्स में इतनी अमाउंट गई, फिर सेल्स में इतनी अमाउंट गई, एडिशनल GST में इतनी अमाउंट गई, एक्स्ट्रा सेल्स टैक्स में इतनी अमाउंट गई और इसमें इतनी अमाउंट गई। और ये दोनों हमेशा मैच होने चाहिए कि जितने पैसे आपने कस्टमर से लेने हैं उतने ही पैसे आपके सेल्स वगैरह और एक्सपेंसेस वगैरह सब मिला के बन रहे हो। तो हमेशा डेबिट और क्रेडिट का जो सम होता है वो इक्वल होता है। जितने पैसे डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं उतने ही पैसे क्रेडिट साइड पे भी लिखे हुए होने चाहिए। अगर मैं एक्सेल शीट में भी इन्हें टोटल करूँ तो दोनों तरफ 3288 3288 बन रहा है। एग्जैक्ट सेम हमारे पास डेबिट क्रेडिट दोनों साइड्स पे आएगा। तो ये तो हमारे पास बात हो गई कि जब हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो किस तरह ब्रेक डाउन होता है। अब हम देखते हैं कि हमने ऑर्डर क्रिएट नहीं किया, हमने वाउचर क्रिएट किया। वाउचर होता है हमारे पास जब भी पैसों का लेन देन होता है तो वो चीज़ हम नोट डाउन करते हैं वाउचर से। तो मैं ये करता हूँ, मैं चला गया पेमेंट वाउचर पे। अब ये जो हमारा वाउचर है इससे हम ये कहेंगे कि AKT इंटरप्राइज वालों से हमने जितने भी एडिशनल पैसे लिए हुए थे वो फॉर एग्जांपल वापस कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ये सेलेक्ट करना है कि मैं पे कहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट कर लिया है कि मैं कैश इन हैंड से पे कर रहा हूँ, मेरे पास जो इस वक्त कैश रखा हुआ है मैं उससे पे कर रहा हूँ। दोबारा से इधर जाते हैं, हमारे पास AK इंटरप्राइज है, AKT नहीं है आई गेस। और मैंने कहा कि ये जो पूरी रकम है ये मैं इसे वापस कर रहा हूँ। तो मैंने इसे सिलेक्ट किया, AK इंटरप्राइजेस। और कस्टमर को अगर दे रहे होते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, कोई डिटेल थी मैं लिख दिया एडवांस अमाउंट रिफंडेड। क्रेडिट को मैं खाली छोड़ दूंगा। और इसी वाउचर को अभी हम ज़रा चेक करके देखते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे सेव कर दिया। अब वाउचर जब बनता है तो वाउचर की हमारे पास अकाउंट्स में भी एंट्री बनती है। बेसिकली ऑर्डर होगा तो ऑर्डर की एंट्री ऑर्डर्स के टेबल में बनती है, वाउचर्स की एंट्री अकाउंट्स के टेबल में बनती है। और दोनों कनेक्ट जो हो रहा होता है वो अकाउंट्स ट्रांजेक्शन से हो रहे होते हैं।
फिलहाल ये हमारा वाउचर है, तो इसकी एंट्री हमारे पास बनेगी अकाउंट्स के टेबल में। तो मैंने इसमें भी वही किया, डिलीट के बटन को इंस्पेक्ट किया तो मुझे ये इसके HREF के अंदर इसकी आईडी मिल गई। इधर मैं चला गया, न्यू टैब खोलते हैं और मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा वाउचर बना हुआ है। मैं इसके अंडर में देखता हूँ कि इसके अगेंस्ट में अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में क्या रिकॉर्ड्स बने हुए, और जब वाउचर के अगेंस्ट में देख रहा होता है तो हम यूज़ करते हैं पेरेंट आईडी का। मैंने लिखा वेयर पेरेंट आईडी इक्वल्स टू दिस, वेयर पेरेंट अंडर स्कोर आईडी। तो अब यहाँ पे नोट कीजिए कि हमारे पास दो रिकॉर्ड्स बने हुए हैं, हालांकि हमने तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड बनाया था। ये देखने के लिए कि ये बने हुए क्या हैं, मैंने ये जो हमने क्वेरी बनाई थी ये यहाँ पे डाल दी। इस क्वेरी से हमें नज़र आ जाएगा कि कितना डेबिट और कितना क्रेडिट कहाँ कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि एके एंटरप्राइजेज में 2 लाख रुपए का डेबिट हुआ, उसके अगेंस्ट में कैश इन हैंड में उतने का ही क्रेडिट हुआ। क्योंकि बहुत सिंपल सी लॉजिक है, अगर हम एके एंटरप्राइजेज को पैसे दे रहे हैं तो कहीं से निकाल के दे रहे होंगे। तो ये करता ये है कि हमने जो टॉप पे अकाउंट सेलेक्ट किया था, नीचे हम जितने डेबिट क्रेडिट कर रहे होता है टॉप वाले अकाउंट में उतने ही वो उसके अगेंस्ट में डेबिट या क्रेडिट कर देता है। अगर मैं नीचे 1 लाख रुपए डेबिट किए तो ऊपर वो 1 लाख रुपए क्रेडिट कर देगा, नीचे अगर मैंने 1 लाख रुपए पे किए तो ऊपर से डिडक्ट कर देगा। इसी चीज़ को अब हम लेजर भी रीलोड करके देख लेते हैं कि लेजर पे क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखिए हमारा लेजर इफेक्ट हो गया, 2 लाख रुपए हम माइनस हो गए, और अब जितनी हमारे पास रकम थी 3,288 रुपये रह गए थे, वो इससे डिडक्ट हो गया और सब कुछ हो गया, हमारे पास बैलेंस ज़ीरो हो गया। कि अब इस कस्टमर के जितने पैसे सब खत्म हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरीके से हमारे पास दो टेबल्स होते हैं, अकाउंट्स और अकाउंट्स ट्रांजैक्शन। वाउचर बनता है तो अकाउंट्स में एंट्री जाती है, ऑर्डर बनता है तो ऑर्डर्स में एंट्री जाती है। दोनों के अगेंस्ट में अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में एंट्री बनती है जो लेजर में दिख रही होती है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ हो गई, वाउचर और अकाउंट्स ट्रांजैक्शन। वाउचर और ऑर्डर्स हमारे पास पोस्ट किस तरीके से होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि कभी भी वाउचर्स पोस्ट नहीं होते, हमेशा हम ऑर्डर्स को पोस्ट करते हैं। वाउचर्स हमेशा ऑटोमेटिकली एडिट करके सेव करने पे पोस्ट हो जाते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारे पास क्या चीज़ है। तो बेसिकली अकाउंटिंग की ज़बान में हम जिससे भी पैसे ले रहे होते हैं या जिसको भी पैसे दे रहे होते हैं, सब चीज़ें हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। अब भले से वो कस्टमर्स हैं जो कस्टमर्स के टेबल से आ रहे हैं, वो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स भी हमारे पास कस्टमर्स के टेबल से आते हैं, या चार्ट ऑफ अकाउंट्स इटसेल्फ हैं जैसे कैश वगैरह हैं, ये सब हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। अब हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट दो जगहों से आते हैं, एक तो कस्टमर से आते हैं, जो भी कस्टमर है, सप्लायर है, एम्प्लॉय है, सब चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। और दूसरा हमारे पास नॉर्मल अकाउंट्स होते हैं जो कि हमारे पास जीएम एसीसी के टेबल से आते हैं। इसमें हमारे पास 4 लेवल्स बने हुए होते हैं। 4 लेवल्स वाला कॉन्सेप्ट भी बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इन दोनों को मर्ज करने के लिए जो हमारे पास व्यू यूज़ होता है वो यूज़ होता है जीएम एसीसी विद क्लाइंट। इसके अंदर आप देखें 1118 रॉज यहाँ थी, 979 रॉज यहाँ थी। इसे मैंने रीलोड किया तो इसने हमारे पास एकदम 1900 रॉज कर दी। इसने सबको मर्ज कर दिया, कस्टमर भी इसी में आ रहे हैं, अकाउंट्स भी इसी में आ रहे हैं। और हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर है या अकाउंट है? हमें ऐसे पता चलेगा कि जो इसकी अकाउंट कस्टमर आईडी होती है वो अगर 0 से कम होगी तो ये हमारे पास कस्टमर्स है सारे, 0 से ज़्यादा होगी तो अकाउंट्स है। ये हमने चेंज किया हुआ है कि जो जो कस्टमर्स होते हैं उनके नाम के साथ नेगेटिव लगा देते हैं। और किसी भी अकाउंट के अगेंस्ट में मुझे देखना होता है, जैसे मुझे देखना है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में मैंने कितने खर्च किए हैं, मैंने सर्च वेयर लाइन अकाउंट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 120 सर्च किया तो इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। और कोई हम रिकॉर्ड देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमारे पास जब भी रिजल्ट आता है तो वो आता है 4th लेवल पे। 4th लेवल, अच्छा 4th लेवल ही है, सही है। किसी और को देखते हैं, इसे चेक करते हैं 121, इस पे भी कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम नीचे जाके इनमें से किसी को देखें,
इस पे अब हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट हुए हैं। तो कोई भी चार्ट ऑफ अकाउंट होता है वो हमें GMACC के टेबल से मिलता है, और अकाउंट्स ट्रांजैक्शन में एक्चुअल उसका सारा डाटा होता है। ये हमारे पास बेसिक है अकाउंटिंग का डाटा जो स्टोर हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसे मज़ीद डिटेल में देखेंगे और अकाउंटिंग को थोड़ा सा ओवरव्यू भी करेंगे कि इसमें सब कुछ हो क्या रहा होता है और फोर्थ लेवल से हमारी क्या मुराद है।